बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हमने ये सीखा था कि कैसे आप सॉलिड्स और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दो मेथड की बात की थी, एक था मेथड ऑफ मिक्सचर और दूसरे वाला था इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। अब जो मेथड ऑफ मिक्सचर है ना, उसके बारे में तो बात हो चुकी है, तो आज हम बात करेंगे सेकेंड मेथड के ऊपर, जो कि है इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। और हम ये सीखेंगे कि इस मेथड का यूज करते हुए किस तरह से आप सॉलिड और लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, नोट्स बनाने शुरू कीजिए और सबसे पहला पॉइंट उसमें लिखिए कि भाई अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करना चाहते हो तो दो होते हैं हमारे पास मेथड। नंबर वन मेथड ऑफ मिक्सचर एंड नंबर टू इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड। इसके बारे में बात हो चुकी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिर मोटी सी हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिकल हीटिंग मेथड की। और बच्चों, यहाँ पे हमने ना सॉलिड की और लिक्विड की सेपरेटली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आ जाइए सॉलिड के ऊपर। तो अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो सबसे ज्यादा आसान ये वाला है सॉलिड का केस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, आप एक सॉलिड मटेरियल लेंगे, उसको इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे। कैसे बताऊंगा आगे चल के डिटेल्स में। ठीक है, आपने इसको हीट देनी है और कैलकुलेट करना है कि कितनी हीट दी है। सही है, फिर आपने उसके जो टेम्परेचर में चेंज आया ना, उस टेम्परेचर में चेंज को मेजर करना है। सही है, इन दो चीजों को यूज करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें ये बताती है कि एक यूनिट मास का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगी। यही तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जब हमारे पास होगा कि इसको हमने इतनी हीट एनर्जी दी है और इसने इतना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो हम आसानी से मालूम कर लेंगे कि इसकी फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम डिटेल से बात करते हैं और आ जाइए जी इसके सबसे पहले पॉइंट के ऊपर। वहां पर जो बात आपको मैंने बताई है वही बताएंगे। वी मेजर द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द मटेरियल एंड चेंज इन टेम्परेचर। दो चीजें मेजर करनी है आपने, इनकी हेल्प से आप आसानी से इसकी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट पे आ जाइए, डिटेल से बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए इमर्जन हीटर। इमर्ज कहते हैं डबोना। ये ऐसा हीटर होता है जो कि आप मटेरियल के अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी इमर्जन हीटर। नंबर टू पे आपको वो मटेरियल चाहिए भाई जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करना चाह रहे हो। वो कोई आप मेटल भी ले सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसमें दो होल बनाने हैं आपने। ठीक है, और उन होल्स के अंदर ना हमने हीटर एक में फिट करना होता है और एक में बच्चों हम थर्मामीटर फिट करते हैं, इसलिए दो होल उसमें पहले से मौजूद होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपको चाहिए इसके अंदर एक एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए। ये क्यों चाहिए? एमीटर मेजर करता है करंट को, एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है। अभी आपने इन चीजों के बारे में सीखा नहीं है, लेकिन आगे चल के सीखेंगे, तो इनिशियली थोड़ा थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। बैटरी होती है ना, 12 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 7 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, वो वोल्टेज वो मेजर करता है। और उसके बाद फिर आपको चाहिए एक थर्मामीटर। अब आ जाइए जी प्रोसीजर के ऊपर, कैसे हम सॉलिड की जो है वो स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आपने एक सॉलिड ले लेने, कोई भी आप ले लीजिए सिलेंड्रिकल शेप का। सबसे पहला स्टेप उसका मास कैलकुलेट कर लो। कर लिया मास। अब उसके अंदर दो होल हैं, एक होल में डाल दो थर्मामीटर, एक होल में डाल दो उसमें जिसको हम बोलते हैं जी हीटर, इमर्जन हीटर, वो डाल दो। ठीक है, कर दिया। उसके बाद जो इमर्जन हीटर है ना, उसके साथ दो डिवाइसेस लगाओ। एक लगाओ अमीटर जो करंट मेजर करेगा, जो कि सप्लाई हो रहा है उसको हीटर को। दूसरा लगाओ वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज मेजर करेगा। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल करना है, पहले बता दो, गलती नहीं करनी है आपने मेरे बच्चों। ये जो करंट मेजर करने वाली डिवाइस है ना, सही है, इसको आपने सीरीज में लगाना होता है, और जो वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं। नहीं पता उसका, जल्दी से बताता हूँ। देखो भाई, ये हमारे पास हीटर की वायर है ना, ऐसे काटो यहाँ से वायर को और इसके बीच में कनेक्शन कर दो ऐसे मीटर का। तो ये आपने ना इसको सीरीज में जोड़ दिया, दो वायर यूं जा रही हैं, यहाँ से इसके दरमियान में आपने ऐसे एक कनेक्शन बना दिया, ये आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी डिटेल इसकी मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि ये एक सेपरेट एक टॉपिक है, तो जल्दी से बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आप गलती ना करो, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको यहाँ फिट कर देते हैं और इसको यहाँ पे, तो फिर गलत हो जाता है।
ठीक है, तो ये दो डिवाइसेस आपने लगा देनी है जी, करंट को मेजर करने के लिए और वोल्टेज को मेजर करने के लिए, सही है। और अभी आपने इसको पावर सप्लाई नहीं दी, इसको बैटरी से कनेक्ट आपने नहीं किया, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा जी, आपने ऐसा करना है कि वो जो थर्मामीटर वाला होल था ना, जहाँ पे थर्मामीटर डाला था, उसको निकाल के ना पहले थोड़ा सा उसमें ऑयल डालो, उस होल में ऑयल डालने के बाद फिर वापस उसमें थर्मामीटर को फिट करो, ठीक है। उससे क्या होगा मेरे बच्चों, अगर आप ऑयल डाले बिना ही थर्मामीटर उस होल में डाल देंगे तो उसके दरमियान एक गैप होगा, थर्मामीटर के दरमियान और जो सॉलिड बॉडी है उसके दरमियान एक गैप होगा, एयर मौजूद होगी। अब बेटा जो एयर है ना वो अच्छे से हीट निकल के ना इस हॉट बॉडी से थर्मामीटर तक पहुंचना नहीं देगा, थर्मामीटर आपकी एक्यूरेट रीडिंग ले ही नहीं सकता, तो गलत आंसर मिलेगा आपको। तो उसकी एक्चुअल रीडिंग लेने के लिए टेम्परेचर की उस सॉलिड के हम उसमें ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ऑयल एक कनेक्शन बना देता है सॉलिड और जो थर्मामीटर का बल्ब है उसके दरम्यान में एक कनेक्शन बन जाएगा, तो फिर एक्चुअली यहाँ पे आप जो टेम्परेचर है वो मालूम कर पाएंगे, ठीक है बेटा, ओके जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है बच्चों, उसको ना उस सॉलिड को ना बाहर से कॉटन से आप उसको कवर कर दे, ताकि उसकी जो हीट है ना बाहर जा सके, ना बाहर से हीट उसमें आ सके, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिकली थोड़ा सा सॉरी इसमें थर्मोमेटिकली उसको जो है वो थोड़ा सा इंसुलेटर बना दे, ना हीट उसमें से निकल के बाहर जाए, ना उसमें हीट इंटर हो सके, सही है। ऐसा करने के बाद फिर आपने क्या कर लेना है, इनिशियली उसका टेम्परेचर नोट कर लेना है। अब हमने क्या किया, सॉलिड प्लेस किया, होल में दोनों चीजें डाल दी, एक थर्मामीटर और एक हीटर। उसके बाद क्या किया हमने अभी उसको कवर कर दिया, ठीक है, ऐसे ताकि हीट उसमें से निकल के जाए ना, आए ना, और इनिशियल टेम्परेचर मेजर कर लिया। अब क्या करना है, अब आपने बेटा ये करना है कि उसको जो पावर सप्लाई है ना हीटर के साथ कनेक्ट कर देनी है, उसमें से करंट पास करेगा, वोल्टेज मिलेंगे, करंट मिलेगा, ठीक है, वो चलेगा, हीट बनाएगा, हीट से वो गर्म होगा, 10 मिनट तक गर्म होने दो। 10 मिनट तक गर्म होने के बाद फिर क्या करो, उसको स्विच ऑफ कर दो पावर सप्लाई को, और फिर क्या करोगे आप, उसका टेम्परेचर नोट करोगे कि अब 10 मिनट के बाद जब हमने गर्म किया कितना टेम्परेचर है इसका, सही है। अच्छा, ऐसा करने के बाद फिर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना है कि पहले टेम्परेचर ये था इनिशियली T1, अब टेम्परेचर ये हो गया T2, दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, सही है। अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने फिर कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब पहले बताता हूँ इसको पेपर में लिखना है कैसे। पहला पॉइंट आप बताएंगे इसके अंदर, कैलकुलेट मास ऑफ द सॉलिड m, फिर बताएंगे प्लेस हीटर एंड थर्मामीटर इन द होल्स, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, कनेक्ट वोल्टमीटर एंड एमीटर टू मेजर द वोल्टेज एंड करंट, नंबर 3 पॉइंट, ठीक है। और नंबर 4 पे लिखिए ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन द होल फॉर थर्मामीटर, ठीक है। तो ताकि उसका पर्पस ये है कि एक्चुअली उसको जो एक्यूरेटली उसको मेजर कर सके टेम्परेचर को। फिर को कवर कर देना है कॉटन वूल के साथ, फिर रिकॉर्ड करनी है इनिशियल टेम्परेचर की रीडिंग T1, फिर क्या करना है, हमने उसको हीटर को पावर सप्लाई दे दी, फिर क्या करना है, करंट और वोल्टेज दोनों रिकॉर्ड करने हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं, चले अभी सामने आ गया कि आपने पावर सप्लाई दे दी ना, अब उसको करंट भी मिल रहा है, वोल्टेज भी मिल रहे हैं, तो वोल्टेज और करंट की दोनों की रीडिंग ना वोल्टमीटर और एमीटर से आपने ले लेनी है, उसके ऊपर रीडिंग आ जाती है, वो दोनों चीजें आपने नोट कर लेनी है, ठीक है, अपने पास रख लेनी है। 10 मिनट तक उसको गर्म होने देना है, 10 मिनट तक गर्म होने के बाद फिर उसका टेम्परेचर T2 आपने मालूम कर लेना है, ठीक है, फिर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकाल देना है, ओके। अब आपने नेक्स्ट टास्क आपका ये होगा कि जो हीट एनर्जी इसको इलेक्ट्रिकली मिली है ना, उस हीट एनर्जी को कैलकुलेट कर लो। तो कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे बच्चों, याद रहे यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी को हम बना नहीं सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी आ रही है तो फिर कहां से आ रही है, तो मेरे बच्चों याद रहे एनर्जी को वर्क में और वर्क को एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। एनर्जी को वर्क में, वर्क को एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे वही कंसेप्ट आ जाएगा कि जो वर्क है ना वो एनर्जी की इक्वल है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क। कौन सी एनर्जी, कौन सा वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, उसके अंदर चार्जेस मूव करते हुए जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ सर्किट में, और उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो हमारी आ गई है। हीट एनर्जी को Q से डिनोट कीजिए, वर्क को फिल वक्त आप W से डिनोट कर दीजिए। अब एक होता है फिजिकल वर्क, आपने सीखा क्लास 9 के अंदर की एक बॉडी है, उस पर फोर्स अप्लाई की, उससे वो डिस्प्लेस हो गई, कुछ फासला तय कर दिया, तो ये हमारा वर्क हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू D, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता था ना। अब यहाँ पर ये जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, यहाँ पर जो है वो आपका वर्क बराबर होता है W इज इक्वल टू Q इंटू V। क्यों, यहाँ पर चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है, इसमें चार्ज मूव करता हुआ जा रहा है। तो फिजिकल वर्क जो है वो W इज इक्वल टू FD, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो W इज इक्वल टू QV। अब ये चीज भी बेटा आपने अभी तक सीखी नहीं है,
और आगे चल के आप सीखेंगे इसी 10th क्लास के अंदर, तो इसलिए फिल वक्त थोड़ा सा मैं इसके बारे में गाइड कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन पता होना चाहिए आपको, राइट। तो ये आ गया आपका वर्क Q इंटू वी, Q चार्ज और V वोल्टेज। अब मेरे बच्चों वोल्टेज तो पता चल जाएगा आपको वोल्ट मीटर से देख के, चार्ज का कहां से पता चलाएंगे, चार्ज का तो पता नहीं है हमें, तो उसमें एमीटर लगाया था जो कि करंट बता सकता है, तो कोई बात नहीं, उसको यूज कर लेंगे। करंट क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं उसको, फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय T। करंट कहते हैं चार्ज के फ्लो को, वक्त के लिहाज से जो चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे मेरे बेटे हम कहते हैं करंट, समझ गए। तो I इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय T, इसको रीअरेंज करो, T नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। तो देखिए मैंने Q को रिप्लेस कर दिया I इंटू T के साथ। अब देखो I करंट है, वो आपको बता देगा वोल्ट मीटर, और T टाइम है, स्टॉप वॉच से आपने टाइम स्टार्ट किया हुआ, 10 मिनट के बाद आपने इसको बंद करना है, वो आ गया आपके पास टाइम, सेकंड्स में लिखना है, ठीक है। V आ गया आपके पास वोल्टेज, वो आपको वोल्ट मीटर बता देगा। तीनों चीजें जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी हीट एनर्जी इस मटेरियल को दी है, समझ गए। तो इस तरह से आपने जो इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी उसको सप्लाई की वो आपने यहाँ पे मालूम कर लिया, राइट। अब मेरे बच्चों हमने मालूम किया हुआ है कि इस सॉलिड का मास कितना है, हमने मालूम किया हुआ है कि इसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, T1 से T2 पर गया, हमने ये भी मालूम कर दिया कि हमने कितनी हीट एनर्जी उसको दी है। अब आपने जो बेसिक डेफिनेशन है ना, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की है, ठीक है, वो आपने इस्तेमाल करनी है, उसका जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैंने इसको क्योंकि मिस हो गया था तो मैंने S डॉट हीट लिखा, मतलब स्पेसिफिक हीट है ये, सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वो होता है Q इज इक्वल टू MC इंटू डेल्टा T, सही है। तो C मेरे बेटे यहाँ पे होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M मास होता है सॉलिड का, Q हीट एनर्जी जो आपने इसको सप्लाई की, डेल्टा T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को और T शो कर रहा है टेम्परेचर को, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हमें तो चाहिए C की वैल्यू, M इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा T भी Q के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो देख सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाय M और Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, आ रही है दोनों चीजें डिवीजन में। तो ये मेरे बच्चों आपने इसका फार्मूला बना दिया। अब इस फार्मूले से क्या हम मालूम कर लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेट्स सी। अब देख लो ऊपर है हीट एनर्जी जो सप्लाई की है हमने, तो वो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, Q इज इक्वल टू I T और V है, इसकी जगह पे पुट कर दो I T V, ओके। तो I करंट है पता है हमें, T टाइम है, स्टॉप वॉच से पता चल जाएगा हमें, और V वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर से पता लग जाएगा, तीनों चीजें देख के हम पुट कर सकते हैं। फिर आ जाता है मैस, तो इनिशियली सबसे पहले सॉलिड का मैस ही तो कैलकुलेट किया था हमने, यहाँ पे पुट कर दो M। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियली T1 टेम्परेचर था, फाइनली T2 हो गया, दोनों को माइनस करेगा तो चेंज आ जाएगा, T2 माइनस T1 आपके पास ये, और दोनों टेम्परेचर भी हमारे पास अवेलेबल है। तीनों वैल्यू जब हम पुट करेंगे M की, T2 की, T1 की डिनोमिनेटर में, और ऊपर वाली तो हमें पहले ही पता है, तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने सॉलिड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मालूम कर ली। अब आ जाओ बच्चों, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड्स, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैसे मालूम करेंगे। मेरे बेटे ये बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड है जैसे हमने मेथड ऑफ मिक्सचर में पढ़ा था। फर्क पता क्या होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि मेथड ऑफ मिक्सचर में हम एक सॉलिड को गर्म करके ना लिक्विड में डाल देते थे, फिर हम कहते थे भाई सॉलिड ने हीट जो है वो लूज की है, लिक्विड ने हीट गेन की है, तो जितनी इसने लूज की उतनी इसने गेन की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ और दोनों की इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल लो। यहां पर सिर्फ फर्क इतना होगा कि हमने सॉलिड गर्म किया हुआ उसमें नहीं डाला, बल्कि हमने सॉलिड की बजाय एक इलेक्ट्रिकल हीटर हमने उसके अंदर डाल दिया, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। इसमें भी कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लेना बेटा, एक अपरेटस में लिख लीजिए, एक आपके पास इमर्जन हीटर चाहिए जो कि उसके अंदर आप डबो सके, इमर्स कर सके, आपको वोल्ट मीटर चाहिए वोल्टेज मेजर करने के लिए, एमीटर चाहिए करंट मेजर करने के लिए, थर्मामीटर चाहिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, पानी या कोई भी लिक्विड और ले सकते हैं जिसका आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करनी है। उसके बाद फिर आपको कैलोरीमीटर चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा, वही स्टेप सारे के सारे। सबसे पहले खाली कैलोरीमीटर लो, मास कैलकुलेट कर लो, MC से उसे डिनोट करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ एम्प्टी कैलोरीमीटर MC। नंबर 2 स्टेप क्या होता है, आपने आपस में पानी डाला, सफिशिएंट पानी होना चाहिए कि हीटर उसमें डिप कर सके, ठीक है। अच्छा, डालने के बाद फिर उसका दोबारा जो है उसका मास कैलकुलेट करो, लेकिन एक चीज याद रखना, इसके साथ लिड और जो स्टिरर है वो दोनों इसके साथ मौजूद रहने चाहिए, ठीक है। फिर आपने मास कैलकुलेट करने हैं। तो आपने जो है वो यहाँ पर भी तमाम केसेस के लिए कह रहा हूँ। अब आपने क्या किया, पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करने के बाद दोबारा मास कैलकुलेट किया। पहले खाली कैलोरीमीटर था अलोंग विद लिड एंड स्टिरर,
मैस mc है। अब उसमें पानी डाला, फिर मैस कैलकुलेट किया, उसको हम m से डिनोट कर दीजिए, कहाँ गया ये वाला m, ठीक है ना। ऐड सम वाटर एंड अगेन मेजर द मैस m, ठीक है। फिर क्या होगा उसके बाद फिर ये होगा कि आपने यहाँ पे जो कैलोरीमीटर है उसके अंदर मौजूद पानी है उसका भी मैस कैलकुलेट करना है। देखो एक खाली कैलोरीमीटर का मैस था, एक पानी वाले का मैस था, भाई दोनों को माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा पानी का मैस कितना है, ठीक है। तो वो MW से डिनोट करते हैं, वो इन दोनों को माइनस करके आएगा। ऐसा कर लिया, तीनों मैस निकाल लिए, MC और MW। ये MW भी कह सकते हैं, ML भी कह सकते हैं, लिक्विड, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना होता है बच्चों, आपने इसको कैलोरीमीटर को कवर कर देना है ऊपर से इंसुलेटिंग शीट के साथ, और उसका टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है वो मेजर कर देना। अभी आपने हीटर को ऑन नहीं किया और आपने इनिशियली उसका जो टेम्परेचर है वो मेजर कर लेना है, और वो टेम्परेचर होगा हमारा TI, इनिशियल टेम्परेचर, समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपने ये करना है जी, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर करने के बाद इलेक्ट्रिकल हीटर लिया, उसको आपने कैलोरीमीटर के अंदर उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। और कैलोरीमीटर के साथ आप कनेक्ट कर दिए दो चीजें, एक वोल्टमीटर और एक अमीटर, जिस तरह पहले किया था, ठीक है। फिर क्या करना है जी, ऐसा करने के बाद टेम्परेचर तो नोट कर लिया हमने, अब हमने हीटर को जो है वो ऑन कर देना, यानी पावर सप्लाई देके। तो आप पहले बताएंगे जी, प्लेस इलेक्ट्रिकल हीटर इनसाइड इट एंड कनेक्ट अ वोल्टमीटर एंड अमीटर, दोनों कनेक्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, कनेक्ट हीटर टू द पावर सप्लाई, बैटरी लगा दो हीटर के साथ, ठीक है। हीटर चलना शुरू हो जाएगा, और उसमें से जब करंट पास करेगा तो आपने उस करंट की वैल्यू भी नोट कर लेनी है, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया बट आप लिख सकते हैं उसके अंदर। और जो वोल्टेज है, वोल्टमीटर की रीडिंग भी आपने मेजर कर लेनी, दोनों चीजें आपने मेजर कर लेनी है, सही है। उसके बाद फिर क्या होगा जी, उसको ऑन किया, वो जरी बात है हीटर हीट बनाएगा, कैलोरीमीटर के अंदर पड़ा हुआ पानी गर्म होगा, कैलोरीमीटर की जो बॉडी है वो खुद भी गर्म होगी, दोनों चीजें गर्म होगी, पानी भी गर्म होगा और पानी जिस कैलोरीमीटर में पड़ा है वो कैलोरीमीटर भी हीट अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, और बाहर से हमने कवर किया हुआ, हीट सराउंडिंग में नहीं जानी चाहिए, बात याद रखिएगा। और फिर आपने क्या करना है जी, उसको गर्म होने देना होगा, तकरीबन कोई 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म होने दें, ठीक है। उसके बाद फिर उसको पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर दें, सही है। और फिर क्या करना है, आपने अच्छे से उसको ऐसे हिला देना है ताकि हीट जो है वो यूनिफॉर्मली सारे उस लिक्विड के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सही है। और ऐसा करने के बाद फिर आपने दोबारा टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, कनेक्ट हीटर टू द पावर सप्लाई, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस आफ्टर इंक्रीज ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड, स्विच ऑफ द हीटर एंड मेजर द टेम्परेचर TF, फाइनल टेम्परेचर मेजर कर लो, ओके। एंड आफ्टर शेकिंग मतलब इसलिए मैंने बोला कि अगर आप नहीं करते ना ऐसा, तो फिर कहीं पे जो करीब करीब वाला एरिया होगा, हीटर के करीब करीब वाला एरिया, वहां पानी ज्यादा गर्म होगा, जो थोड़ा दूर होगा उसमें पानी कम गर्म होगा। अगर आप उसको हिलाते रहेंगे स्टीरर से तो फिर ऐसा नहीं होगा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने चेंज इन टेम्परेचर निकाल देना है, वो आप बहुत आसान है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर लेंगे आप, सही है। और उसके बाद फिर आ जाइए जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, पहले भी ऐसे किया था। अब इसमें क्या होगा, पहले हम कहते थे सॉलिड ने जितनी हीट एनर्जी लूज की इसने उतनी गेन की। अब यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रिकल हीटर ने जितनी हीट एनर्जी सप्लाई की वो सारी की सारी जो है वो इसने अब्सॉर्ब कर ले। अब एक तरफ जो है वो सप्लायर है, कौन, इलेक्ट्रिकल हीटर, और एक तरफ जो है वो उसको लेने वाला है, दो लोग हैं, एक कैलोरीमीटर है जो उसकी बॉडी भी हीट अब्सॉर्ब कर रही है, दूसरा पानी है। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि जो हीटर ने हीट एनर्जी दी है वो बराबर है जितनी वाटर ने हीट एनर्जी ली है और जितनी इस कैलोरीमीटर ने हीट एनर्जी ली, इन दोनों ने मिलकर ली, ठीक है। अब इसकी हीट एनर्जी मालूम करना हमने पहले ही सीखा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप बेटा कि ये ITV है, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे इसकी जगह पे ITV, ये तो आसान हो गया हमारे लिए। करंट भी है, वोल्टेज भी है और टाइम, तीनों चीजें हमने स्टॉप वॉच के जरिए टाइम, वोल्टमीटर के जरिए वोल्टेज और अमीटर के जरिए करंट मेजर किया हुआ है, पुट करके आप ये चीजें तो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी है जी स्पेसिफिक हीट, सॉरी ये जो हीट जो अब्सॉर्ब की वाटर ने, तो मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेचर तो मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ा कितना कम हुआ, मगर हम ये नहीं बता सकते कि इस बॉडी ने कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की और कितनी हीट एनर्जी इसने एमिट की। उसके लिए फिर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए फिर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, और उससे पता करते हैं कि इसने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाइक आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि पानी है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब ये है कि अगर पानी ने अपना 1 केजी पानी है 1 केजी, अगर 1 केजी पानी ने अपना 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया है तो इट इज अंडरस्टूड कि इसने 4200 जूल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4200। तो इतनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके इसने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया। अगर 1 केजी पानी का वो 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसने 4200 जूल हीट एनर्जी जो है वो एमिट की है,
ठीक है। तो इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हेल्प से हम हीट मालूम कर लेते हैं कि कितनी अब्जॉर्ब हुई है या कितनी इसके अंदर जो है वो एमिट हुई है यहाँ से। सो वाटर का चेक कर लेते हैं, इसने कितनी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब की है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें आ जाएगा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो पानी का इनिशियल टेम्परेचर Ti था, फाइनल TF हो गया, तो TF माइनस Ti। इसी तरह से जो आपका कैलोरीमीटर है वो भी पानी के टेम्परेचर पर ही था इनिशियली, ठीक है, और जब गर्म किया तो पानी के साथ ही वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आया हुआ था, इसलिए पानी का और कैलोरीमीटर का दोनों इनिशियल भी सेम है, दोनों फाइनल भी सेम है। तो यहाँ पर भी आप इसकी भी हीट जो इसने अब्जॉर्ब की वो निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ही सहारा लेंगे और कोई चारा नहीं है हमारे पास। MC/Cc TF माइनस Ti, ये तीनों चीजें निकाल के रख ली हैं। तो मेरे बेटे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर ये चीजें पुट करो। ITV यहाँ पर पुट कर दिए हीटर वाली एनर्जी, और इज इक्वल टू ये है हमारे पास वाटर। वाटर भी लिख सकते हो, लिक्विड भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है कि कभी W लिखा हुआ है कभी L लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के साथ आपको कोई फार्मूला दिया जा सकता है कहीं पर भी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए अब MWCW की बजाय MLCL भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस लगा दो, फिर कैलोरीमीटर आ गया, MCCC, और उसके बाद फिर चेंज इन टेम्परेचर TF माइनस Ti, ये कर दिया। मालूम क्या करना है? मालूम मेरे बच्चों हमने करनी है लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये रहा हमारे पास लिक्विड Cl, ठीक है ना। तो ये जिसमें ये टर्म है उसको एक तरफ कर दो ना, ये वाली उठा के इधर ले आओ इस तरफ को, तो ये आ गया ITV, और ये वाली जो CC वाली टर्म है पूरी इधर आ गई MCCC TF माइनस Ti। अब उस तरफ अकेला क्या रह गया? अकेला ये रह गया, ये वाला Cl ML TF माइनस Ti। इसकी Cl की वैल्यू मालूम करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड है ना, ML साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, TF माइनस Ti साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दोनों नीचे भेज दिए, नीचे आके वो हो गए डिवाइड। सो ML इंटू TF माइनस Ti, ये नीचे आ गया हमारे पास। बात को समझ गए बेटा? फिर से सुन लीजिए, ये तीनों टर्म हैं, ये वो टर्म है जिसके अंदर जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसके साथ ये ऐड हो रही है, उसको हम इधर ले आएंगे। ये देखें ITV माइनस MCCC TF माइनस Ti ले आए। अब एक तरफ रहेगी ये वाली टर्म, तो डायरेक्ट मैंने कर दिया एक स्टेप, क्योंकि मेरे पास अब नीचे स्पेस नहीं थी, तो मैंने इसको इधर ही रहने दिया, इसको जो दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों नीचे आके डिवाइड हो गए। तो आपका मेरे बेटे ये वाली कैलकुलेशन होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। इसमें ये करंट मीटर से, T स्टॉपवॉच से, V वोल्टमीटर से, MC हमारे पास कैलोरीमीटर की मैथ कैलकुलेट किया था इनिशियली, वो पुट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, हम जो भी कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए पहले से, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। TF TI दोनों इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमने मेजर किए हुए हैं, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ML मास ऑफ द लिक्विड, अब उसके अंदर जो पानी हमने डाला था ना, ये देखो ये मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया था ना, ये बेसिकली मास ऑफ लिक्विड ही है, तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वहां पे पुट करेंगे। फिर अगेन TF TI दोनों हमने मालूम किए हुए थे, वो पुट करेंगे, तो मेरे बेटे आपको इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।